हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फिर से दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहला है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली इक्वेशन भी बोला जाता है, ठीक है। और सेकंड है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ने एक रिलेशन दिया, उनको हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले डी ब्रोगली से, ठीक है। तो इसे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। तो डी ब्रोगली ने कुछ चीज आइडेंटिफाई करी, और क्या, जैसे हमने देखा था कि लाइट का हमने बात करी थी कि उसका डुअल नेचर होता है। किसका? लाइट का। तो हमने बोला था कि पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर के लिए हमने रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, और वेव नेचर के लिए इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन वगैरह, इनसे ये बताया जाता है। उसी तरीके से जैसे आइंस्टाइन ने लाइट के डुअल नेचर को एक्सप्लेन करा था, उसी तरीके से डी ब्रोगली ने भी बोला कि जो इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका भी डुअल नेचर होता है, उनका पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होता है। अब बात ये आती है कि ये सिर्फ छोटे पार्टिकल पे एप्लीकेबल है क्या? हमें ह्यूमन बॉडी पे या कोई बड़ा पार्टिकल, नॉर्मल फुटबॉल, क्रिकेट बॉल या कोई भी XYZ, कोई भी लिविंग नॉन लिविंग बड़ा पार्टिकल जो हम इजीली देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक या बड़ा पार्टिकल, क्या उस पर एप्लीकेबल नहीं? एप्लीकेबल तो है, लेकिन उसमें वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं होता है। क्यों ऑब्जर्व नहीं होता है? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा आ जाता है। अब मास और वेव का क्या लेना देना है, ठीक है। तो वही चीज किसने एक्सप्लेन करी? डी ब्रोगली ने, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोला जाता है, जो कि डुअल नेचर ऑफ मैटर, कोई भी, मैंने बोला मैटर कुछ भी हो सकता है, छोटा है बड़ा पार्टिकल कोई भी हो सकता है। तो ये लिखा, आइंस्टाइन एज सजेस्टेड दैट लाइट बिहेव एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, दैट इज इट हैज डुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि लाइट के पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। इन द सिमिलर वे डी ब्रोगली प्रपोज दैट एन इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक wave as well as particle, ठीक है। The wavelength associated with the ordinary objects are so short because of their large masses such that their wave properties cannot be detected, and the wavelength associated with electrons and the other subatomic particles with very small masses can be detected experimentally, ठीक है। तो जो अभी मैं बता रहा था वही लिखा है यहाँ पे कि मैटर कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैटर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मैं पता मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज नोन एज मैटर। तो मैटर तो कुछ भी हो सकता है, छोटा है बड़ा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मैटर का जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा उसमें से वेव जो नेचर होता है, वेव जो से एसोसिएट होती है, वो हमें ऑब्जर्व नहीं होती है, वो ना के बराबर होती है। और जितना छोटा पार्टिकल होगा, मास जैसे जैसे कम होता जाएगा, वेव नेचर ऑब्जर्व होता जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है। तो वो एक रिलेशन डी ब्रोगली ने दिया है जिसको हम देखते हैं। तो पहले वीडियो पॉज करके और ये पॉइंट्स कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो डी ब्रोगली ने ये रिलेशन दिया, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, एच प्लांक कांस्टेंट, एम मास ऑफ मैटर और वी वेलोसिटी ऑफ मैटर, जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, मूविंग मैटर होगा, उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएट होगी। हमें पता है फिजिक्स में पढ़ते मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। तो यहाँ पे p जो लिखा है ये मोमेंटम है, तो mv की जगह p भी लिख देते। तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv लिखो या h अपॉन p लिखो, एक ही बात है। ये डी ब्रोगली ने बताया। अब ये रिलेशन आया कैसे? तो डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वेवलेंथ और मास, वेवलेंथ और मास में कैसा रिलेशन है? इनवर्स में कह रहा हूं, मास बढ़ रहा है तो वेवलेंथ उसकी क्या होगी? कम होती जाएगी। और मास जितना छोटा होगा उतना ही वेवलेंथ उसकी बड़ी होती जाएगी, और वेवलेंथ बढ़ जाएगी, मतलब वो वेव नेचर होगा, वो हमें कैसा होगा? ऑब्जर्व होने लगेगा। अब ये रिलेशन आया कैसे, तो उस पर बात कर लेते। तो दो बेसिक रिलेशन हमने यूज करें। इट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम टू फंडामेंटल इक्वेशन, जो आप दोनों देख चुके। पहले ये E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, ठीक है। एक तरीके से पार्टिकल नेचर बताता है। दूसरा है E इक्वल्स टू h म्यू, मैक्स प्लांक्स इक्वेशन, ये भी हम देख चुके, जो हम प्लांक कांस्टेंट या क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, प्लांक के जो क्वांटम थ्योरी, उससे आता है ये, जो इसका वेव नेचर बताता है। तो एक पार्टिकल नेचर बता रहा है, एक वेव नेचर बता रहा है, बट दोनों ही क्या है? दोनों ही एनर्जी है। ये भी एनर्जी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये भी एनर्जी E इक्वल्स टू h म्यू। म्यू क्या? फ्रीक्वेंसी, h प्लांक कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल जो भी है, ठीक है।
इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करा, क्योंकि दोनों ही एनर्जी है तो दोनों को हमने क्या करा, इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन हमारी फाइनली आ जाएगी। तो कॉपी करें इसको, पहले वीडियो पॉज करके। चलिए, तो यहां पर बाय इक्वेटिंग बोथ एनर्जीज, ठीक है, दोनों एनर्जी है, तो यहां पर म्यू की जगह मैंने बस क्या कर दिया आपके पास सी अपॉन लैम्डा लिख दिया। हमें पता है म्यू और सी, म्यू क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे सी अपॉन लैम्डा कर दिया। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर इस एक सी से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हट गया और वहां से स्क्वायर हट गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा को उधर ले जाओ और एम सी को इधर नीचे ले आओ। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। अब ये तो हुआ जनरल सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। अगर कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी अदर पार्टिकल हो, तो उसकी जगह अब हर पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से तो मूव नहीं करेगा, तो कोई भी मैटर हो, कोई भी अदर पार्टिकल हो, तो सी की जगह वी लगा दो, वेलोसिटी उस पार्टिकल की कर दो बस। तो लेट द वेलोसिटी बी वी। तो यहां पर जो फाइनल हमारी इक्वेशन है वो एच अपॉन एम सी की जगह एच अपॉन हमने क्या कर दिया, उसको एम वी कर दिया। और कई जगह पे ये P मोमेंटम के फॉर्म में भी लिखा जाता है, हो सकता है न्यूमेरिकल के अंदर या तो मास और वेलोसिटी दोनों अलग दे रखा हो, और मास और वेलोसिटी नहीं दे रखा हो तो मोमेंटम दे रखा हो, तो मोमेंटम भी डाल देना है, नहीं, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, एम वी इक्वल्स टू पी होता है। ठीक है, तो यहां से इस इक्वेशन को क्या करा, डेराइव करा है। तो आप, है ना, सॉरी, इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले। तो फाइनली ये एक इक्वेशन जो इसको डेराइव करा है, और एक ये, हाँ, इसमें ये जो P है, ठीक है, जो P है ये क्या बताता है हमें, मोमेंटम बताता है। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोला जाता है इसको, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी को डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोला जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कॉपी करें इसको। देन अब यहां दे रखा है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, कई बार इस तरीके से भी आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी जो भी पार्टिकल होगा या इलेक्ट्रॉन होगा, स्पेशली इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, और उससे अभी हमने देख लिया कि डी ब्रोगली उसकी कोई वेवलेंथ होगी, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा शॉर्ट में के ई से, वो होती है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। सही है, ये काइनेटिक एनर्जी है। मैंने क्या करा, इसमें दोनों साइड काइनेटिक एनर्जी को क्या कर, ये जो रिलेशन दे रखा है इसमें एम से, मास से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो यहां पर मैंने लिखा इसको एम इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा और ये वी स्क्वायर होगा। दोनों साइड क्या करा मैंने, मास से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ एम आ गया और इधर एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा 2m के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम वी का क्या लिख सकता हूँ मैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं अब। ठीक है, और यहाँ पर इसको और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2m के ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये एम वी आ जाएगा। इसको मैं यूज कर रहा हूं, किसके अंदर, जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें मैं यूज कर रहा हूं। जो हमें पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, एच अपॉन क्या होता है, एम वी होता है। उस एम वी की जगह मैं ये क्या लिख दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ बस। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला हमारा डी ब्रोगली का आ गया। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की और जो भी पार्टिकल उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसका मास दे रखा है तो भी हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है और मास दे रखा हो तो मैं काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकता हूं, और एस तो क्या होगा, प्लांक कांस्टेंट होगा यानी इसमें भी। ठीक है, इसको भी फिर फर्दर, चलो पहले तो इसको एक बार कॉपी कर लिया, तो ये एक नया फॉर्म हमने लिखा है इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ का यानी। ठीक है,
चलिए इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले, फिर एक फॉर्म और है उसको भी बता देता हूँ। चलिए देखो, कई जगह आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, है ना, नहीं तो मैं बता देता हूँ। एक होता है जर्मन एंड डेविसन, या कई जगह डेविसन एंड जर्मन, कैसे भी आप बोल लो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है वो। तो उससे कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, जो मूविंग पार्टिकल है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी उन्होंने क्या करा, उसको रिप्रेजेंट करा है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है, वो भी तो काइनेटिक एनर्जी होगी चार्ज पार्टिकल की, तो उस काइनेटिक एनर्जी को हम डी ब्रोगली के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फॉर्मूला है, फिर से एक अलग फॉर्म है, तो बस वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा जर्मन एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट मान लो, ठीक है। क्या करा उन्होंने, बस एक इस तरीके से एक ट्यूब ली, है ना, उसमें क्या करा उन्होंने, इलेक्ट्रोड लगा दिए इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या रख दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ। अब जब ये यहाँ पे हमने मान लिया V वोल्ट एनर्जी दे दी, है ना, V वोल्ट एनर्जी दे दी। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी क्या होगी, कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी तो होगी। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। V वोल्टेज हमने दिया यहाँ पे इलेक्ट्रोड के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब जो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी को हमने, ठीक है, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, ये आपको ध्यान रखनी है। जो काइनेटिक एनर्जी वो होती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, E के फॉर्म में लिख रहा हूँ, E इक्वल्स टू चार्ज इनटू वोल्टेज, ठीक है। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो वो किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और V जो वोल्टेज हमने अप्लाई करा, तो ये एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, जो जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट में बताया जाता है। तो बहुत डिटेल में नहीं, बस एक बेसिक से मैंने आइडिया दिया, तो इसको बस आपको याद रखना है, ठीक है। Q इंटू V होता है। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दूं, तो देखना ये क्या है, यहाँ पर एक तरीके से बोल सकता हूँ मैं, ये हमारे लिए क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, Q इंटू V होगी काइनेटिक एनर्जी, और Q इंटू V हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2mq इंटू V। ये फिर से एक और नया फॉर्म हो गया जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो सब ये न्यूमेरिकल के लिए मैं बता रहा हूँ। एक तो H अपॉन mv लिख सकते हैं हम, या फिर H अपॉन p मोमेंटम के फॉर्म में, या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना है, तो H अपॉन अंडर रूट 2m की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट दे रखी है, और काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रखी हो तो चार्ज पार्टिकल होगा, तो Q इंटू V भी लिख सकते हैं उसको। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा, कॉपी करें वीडियो पॉज करके। ठीक है, ये थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना जल्दी जल्दी, मैंने इसको डेविसन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं इसमें। ठीक है, चलिए तो कॉपी कर ले, तो आगे बढ़ते। तो ये आपको जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, H अपॉन mv बोल दो, या H अपॉन p बोल दो, या H अपॉन अंडर रूट 2km के काइनेटिक एनर्जी बोल दो, या H अपॉन 2m q इंटू वी बोल दो, तो कोई से भी फॉर्म में न्यूमेरिक आ सकता है, तो उसमें सब हेल्प करेंगे आपको। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। अब ठीक है, एक तो ये बात, दूसरी बात की बोर ने एक एंगुलर मोमेंटम दिया था। हमें पता है कि हमने बोर के पोस्टुलेट्स में पढ़ा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट या शेल के अंदर जो मूव कर रहा है, उसका हमने बोला था उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, इंट्रीगल मल्टीपल होता है, NH अपॉन 2 पाई के, यानी H अपॉन 2 पाई के इंट्रीगल मल्टीपल होता है, तो N वो इंटीजर होता है, 1 2 3 4 होगा। यानी वो चीज यहां से फिर से एक बार सही प्रूव हुई, कैसे हुई, तो उसको हम देखते हैं। तो फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an orbit, it is known that
एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। कहाँ से? बोर ने बोला था ये कि एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ ना कुछ होगी, h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में चलेगा। इसको थोड़ा सा हमने क्या करा, बस रीअरेंज करा। रीअरेंज क्या करा, इस m इंटू वी को तो लिया है मैं इधर डिनोमिनेटर में और 2 पाई को लिया है मैं उधर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एम वी को इधर लिया और 2 पाई को उधर लिया, तो ये तो हुआ 2 पाई आर और ये एन एच अपॉन एम वी हो गया। अब देखना ये h अपॉन एम वी को अभी हमने क्या बोला था, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं, तो h अपॉन एम वी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा लिख सकता हूं। तो बस यहां पर क्या करा मैंने, लैम्डा लिख दिया। तो फ्रॉम डी ब्रोगली वी नो दैट लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी होता है, तो h अपॉन एम वी की जगह लैम्डा अगर हम लिख देंगे तो यहाँ पे 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये फिर से अगेन एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया हमारे पास, इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें क्या, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखिएगा। देखो यहां से हमें पता लगा है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है 2 पाई आर सॉरी एम वी आर होता है वो h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और उससे हमने देखा है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ इससे कैसे रिलेट कर रही है। तो 2 पाई आर क्या होता है, एक सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, आपको पता ही है। तो 2 पाई आर क्या है, ये सरकमफ्रेंस है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उससे एसोसिएट वो वेवलेंथ है। और n क्या है, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 इसकी कोई वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि एक शेल के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा, मतलब वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, वो उसके डी ब्रोगली वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये, अगर मैं कह रहा हूं, ठीक है, वो कंक्लूजन भी बता दूंगा, अगर मैं कह रहा हूं अगर थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उससे वेव एसोसिएट तो होगी। अभी हमने देखा, डी ब्रोगली ने बताया कि कोई भी जो मैटर है उसके साथ वेव भी एसोसिएट होती है, और वो वेव है ये लैम्डा जो है। तो अगर वो थर्ड शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो 3 वेव्स बनाएगा। अगर वो फिफ्थ शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो वो 5 वेव बनाएगा। अगर 10th के अंदर कर रहा है तो 1000 के अंदर कर रहा है तो 1000 वेव बनाएगा। ये इसका मतलब है n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव का। कैसे, चलिए इसको देखें आगे। which is clearly says that circumference of an orbit is an integral multiple of wavelength। तो 2 पाई आर क्या होता है, circumference होता है, तो वो उस wavelength के इंटीग्रल मल्टीपल है। और यहां से ये चीज हमें पता लगती है, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन n ऑर्बिट, nth ऑर्बिट के अंदर या nth शेल के अंदर मूव कर रहा है, देन नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन इज n। ठीक है, अगर वो 7th ऑर्बिट या 7th शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो कितनी वेव्स बनाएगा, 7। अगर फर्स्ट के अंदर कर रहा है तो एक ही वेव बनाएगा, सेकंड के अंदर कर रहा है तो 2 वेव बनाएगा, थर्ड में कर रहा है तो 3 वेव बनाएगा, 4 में कर रहा है तो 4th वेव बनाएगा। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो यहाँ से हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो जिस भी शेल के अंदर मूव कर रहा है तो शेल जैसे जैसे चेंज होगा तो सरकमफ्रेंस, क्योंकि उसके क्या है, साइज चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी, रेडियस चेंज होगा, सब चेंज होगा, तो सरकमफ्रेंस तो चेंज होना ही होना है। सरकमफ्रेंस चेंज होगा तो वेव भी चेंज होगी, कितनी नंबर ऑफ वेव्स उसके साथ एसोसिएट है। तो ये n हमें अल्टीमेटली क्या बता रहा है कि वो जो शेल होगा, फर्स्ट शेल है तो 1 वेव, सेकेंड शेल है तो 2 वेव, थर्ड शेल है तो 3rd वेव, फोर्थ शेल है तो 4th वेव। कैसे, तो इसको अभी और एक एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको एक बार पहले वीडियो पॉज करके कॉपी करें। चलिए, तो यहां पर आप देखना, ये मैंने माना कोई, अभी मुझे नहीं पता ये कोई शेल है पर्टिकुलर, कोई भी ऑर्बिट है, किसी भी रेडियस की, किसी भी एनर्जी, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करा तो इसने वेव्स बनाई है। अब ये जो वेव्स बनी है ना, कितनी है, क्या है, इसको कैसे देखेंगे, तो मैंने बताया भी था, वैसे हमने जब फ्रीक्वेंसी, वेव वगैरह, एम्पलीट्यूड देखा था, तो मैंने बोला जहां जा रहा है उस डायरेक्शन से आप काउंट करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, यहां से ये ऊपर, ऐसे मान लो ये ऊपर क्या गया हमारा क्रस्ट, फिर ये नीचे ट्रफ आया, सॉरी, ठीक है। तो मैं वेव काउंट कर रहा हूं यहाँ पे कितनी वेव अल्टीमेटली, तो देखना यहां से लेके और ये यहां तक, ये एक वेव, फिर यहां से लेके यहां तक ये होगी सेकंड वेव, फिर यहां से लेके यहां तक ये होगी 3rd वेव, फिर यहां से लेके यहां तक ये होगी 4th वेव, और यहां से लेके यहां तक ये होगी 5th वेव। तो मैं इसको नंबर कर देता हूं 1 2 3 4 और 5। कोई मुझे नहीं पता था कौन सी शेल नंबर है, लेकिन अब मुझे पता लग गया कितनी वेव्स बना रहा है ये, 5। तो ये 5th शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इसका मतलब है।
आई मेरी बात समझ में? तो 2 पाई आर जो सर्कमफ्रेंस है वो n मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, मतलब इंटीग्रल ऑफ वेवलेंथ, मतलब जो भी वेवलेंथ होगी उसके कुछ इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगी, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, कितनी वेव मिलेगी तो डिपेंड करेगा कौन सी शेल या ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लगे कितनी वेव बन रही, 5, तो मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि 5th शेल के अंदर है, या उल्टा मैं बोल दूँ अगर 5th शेल में घूम रहा हो तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी बनेगी, 5, ये इसका मतलब था। ठीक है, चलिए तो अब समझ में आ गया होगा, तो बस वही लिखा है उसके बारे में, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है ना। अब 2 पाई आर एन लैम्डा होता है, सच एन ऑर्बिट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसा नहीं है कि जैसे बोर ने भी बोला था कि किसी भी रेडियस की आप क्या बना दो, शेल बना दो, नहीं, उसने बोला था कि जो भी शेल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनफाइनाइट तक कोई से भी आप शेल ले लो, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड फॉर्म होगा h/2 पाई के, मतलब h/2 पाई के मल्टीपल में मिलेगा। ऐसा नहीं कहीं पे भी आपने रेडियस अपनी मर्जी से खींचा और वहाँ पे शेल ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो वो एक बार इस चीज को फिर से प्रूव कर रहा है कि इसी तरीके से क्वांटाइजेशन बता रहा हमें एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, चलिए फिर लिखा है इसमें आगे, बोथ एंड ऑफ अ वेव मीट सच ईदर विदाउट क्रॉस। देखो इसमें क्या बोला एक चीज, इसको फिर कैसे क्रॉस वेव कि कहीं से भी स्टार्ट, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करा तो ये वेव बनाते 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 यहाँ वापस जब यहाँ पर इसको हम कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल जहां से स्टार्ट हुआ बिल्कुल वही खत्म हो रहा। ऐसा नहीं कि कोई वेव आके दूसरी इसको ओवरलैप कर रही है या पीछे उसमें स्पेस खाली रहेगी, एग्जैक्टली जहां से स्टार्ट हो वहीं आके वेव खत्म होगी। वो 1 होगी तो 1 ही हो जाएगा, 2 होगा तो 2 वेव बनाएगी, 50 होगी तो 50 बनाएगी, एग्जैक्टली वो एक दूसरे के साथ क्या करेगी, इंटरफेरेंस, मतलब दोनों वेव जो होगी बिल्कुल एकदम जहां से एंड हुआ पहले का दूसरे का वही आके स्टार्ट होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, कोइंसाइड या ओवरलैपिंग या क्रॉसिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी तो उसको भी मतलब देख लेते, अभी इसको एक बार कॉपी कर ले आप। चलिए तो यहां पे लिखा है, इन द अबाउ फिगर बोथ एंड्स ऑफ अ वेव मीट विदाउट क्रॉसिंग, देन दे आर सेड टू बी इन फेस। Such an orbit is possible, then it is said to obey 2 pi r equals to n lambda। अगर कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही, जहां से स्टार्ट हो रहा बिल्कुल आके एंड वहीं पे हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये 2 pi r इक्वल्स टू एन लैम्डा को फॉलो कर रहा है। ठीक है, डी ब्रॉगली और बोर ने जो बोला है एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन होना चाहिए, उस चीज को ये फॉलो कर रहा है, और इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब इंटरफेरेंस क्या है, तो 2 वेव आके जब आपस में कंबाइन होती तो 2 तरीके से कंबाइन हो सकती है। ठीक है, एक वेव ऐसा आ रही है, एक वेव ऐसा आ रही है, दोनों का हो सकता है एम्पलीट्यूड सेम भी हो, अलग अलग भी हो। तो एक मान लो बड़ी वेव आ रही है, एक मान लो छोटी वेव आ रही है, दोनों को जब मर्ज करेंगे तो वो कहलाता है प्रोसेस इंटरफेरेंस। ठीक है, अब 2 तरीके से इंटरफेरेंस होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव नाम से पता लग रहा है कि अपोजिट होता है, तो मतलब एक वेव ऐसे आ रही है तो दूसरी वेव ऐसे नीचे की साइड से आएगी, तो रिजल्टेंट दोनों के जो मिनिमम होगी दोनों में से उससे भी कम एम्पलीट्यूड मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव में दोनों सेम फेस मतलब दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम से आगे मिलेगी, मतलब ये इसका क्रस्ट ऊपर बना रहा तो ये भी ऊपर बना रहा है इस तरीके से, और जब दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा तो वो दोनों से ज़्यादा होगी। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह फिजिक्स में थोड़ा आप डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ वर्ड के जो टर्मोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक होता है कंस्ट्रक्टिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव सेम मिलेंगे, डिस्ट्रक्टिव मतलब इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इस तरीके से आप मान सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है यहाँ पे, ये यहाँ से कहना चाह रहे हैं। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, in the above figure wave fits around the circumference of the circular orbit perfectly obeying 2 pi equals to n pi, it is due to constructive interference। ठीक है, तो वो उनका फेज बोलते हैं कि इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव सेम साइड में है तो हम बोलेंगे सेम फेज में, अगर इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव है, ठीक है, या इसका नेगेटिव इधर है तो हम बोलेंगे उसको अपोजिट फेज में। तो सेम फेज में जब कंबाइन होती है हम उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अपोजिट फेज में कंबाइन होती है तो हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होता है। देन यहाँ पे लिखा है इट फॉलोज परफेक्टली दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एंड इट फॉलो mvr इक्वल्स टू LH/2 पाई। तो यहाँ से इसको भी प्रूव कर दे रहा है 2 पाई r इक्वल्स टू एन लैम्डा कि एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, चलिए कॉपी करें वीडियो पॉज करके। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अब इसमें क्या है, अब देखोगे यहाँ पे क्रॉसिंग हो जा रही है। क्रॉसिंग हो जाने से मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूँ यहाँ से हमने स्टार्ट करा, ठीक है, तो एक वेव, फिर यहाँ से ये दूसरी वेव, फिर यहाँ से तीसरी वेव, और यहाँ पर ये आ गई चौथी वेव। ठीक है, अब इसमें क्या है,
या इस वेव को जब आगे बढ़ाया, नई वेव जो बन रही थी, तो इसने क्या करा, बिल्कुल वहां जाके टच नहीं करा, इसको क्या करा, इसने ओवरलैप कर दिया, क्रॉसिंग कर दी। तो अगर मैं गिनूं ऐसे तो 1 2 3 4, अब इन दोनों को मिला के क्या बोलूंगा, 5 बोलूंगा या 4.5 बोलूंगा या 4.25 बोलूंगा या 4.3 बोलूंगा, क्या बोलूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो इंटरफेरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं, ये किस वजह से हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के होने की वजह से अब मैं इसको फ्रैक्शन में नहीं बोल सकता कि 4 से कुछ ज्यादा होगी, 5 से कुछ कम होगी, ऐसा तो नहीं बोल सकता। एग्जैक्टली 5 तो नहीं बन रही और नहीं एग्जैक्टली 4 बन रही, 4 से कुछ ज्यादा और 5 से कुछ कम, ठीक है। देख सकते हो, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, तो 4 से ज्यादा, 5 से कम। तो ये n, मैंने बोला n इंटीग्रल मल्टीपल होने चाहिए वेवलेंथ के, तो 4 से ज्यादा और 5 से कुछ कम, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो इस तरीके की, इस सर्कमफ्रेंस की कोई शेल एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो शेल या ऑर्बिट उसी सर्कमफ्रेंस के एग्जिस्ट करेगी जिसके अंदर एग्जैक्टली परफेक्टली, ठीक है, कुछ n नंबर ऑफ वेव्स बनेगी, 1 2 3 4 5 6, 1.7, 1.99, 1.78, 1.23, 9.81, इस तरह की कोई वेव्स नहीं होनी चाहिए, मतलब वो शेल या ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये किस वजह से होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन को भी फॉलो नहीं कर पाएगा ये, ठीक है, h/2π को भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार डायग्राम दे देते और पूछ लेते हो कि ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो इसमें मुझे कह दूंगा कि इस तरह की कोई शेल या ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। या कई बार ऐसे भी देते हैं कि जैसे पिछले दिया था, कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनाएगा, तो आप काउंट करके बता सकते हैं, या फिर वो देके और पूछ लिया कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी आप डायग्राम देख के बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वही लिखा है यहाँ पे, 2πr इज नॉट इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। तो जो सर्कमफ्रेंस है वो n लैम्डा, मतलब एग्जैक्ट कुछ आना चाहिए, 1 2 3 4 तो आ नहीं रहा है, 4 से कुछ ज्यादा, 5 से कुछ कम, तो वो तो कोई पॉसिबल नहीं है। और सच एन ऑर्बिट डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्बिट होते हैं वो बोर का जो क्वांटाइजेशन वाला, ठीक है, जो उसका कॉन्सेप्ट था, उसको भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का कोई क्वांटाइजेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। चलिए कॉपी करें इसको, ठीक है। फिर वापस जैसे वहां लिखा था, बोथ एंड्स ऑफ ए वेव क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा था तो वहां पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे थे, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एंड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब ये बोल सकते हैं हम कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से स्टार्ट हुआ तो वापस यही खत्म होना चाहिए था, लेकिन यहाँ खत्म ना होगी, ये कहाँ, यहाँ खत्म हुआ, तो एक तरीके से एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव नहीं बन रही है। चलिए फिर बात करते आगे, तो यहां वही लिखा है, इफ बोथ एंड्स ऑफ अ वेव डू नॉट मीट एंड क्रॉस ईच अदर देन इट डज नॉट फॉलो 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा एंड दे आर सेड टू बी आउट ऑफ फेस। Such an orbit does not exist and thus we can say its angular momentum is not quantized, ठीक है। तो अगर 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा को वो फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका क्वांटाइजेशन नहीं हो रहा है एंगुलर मोमेंटम का, और ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आउट ऑफ फेज भी है, जिसको हम किसकी वजह से होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होता है। तो वही पॉइंट नेक्स्ट लिखा है, तो इन द अबव फिगर वेव डज नॉट फिट around the circumference of the circular orbit, thus not obeying 2πr equals to n lambda, it is due to destructive interference, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरफेरेंस के बारे में फिर भी आपको रहता है, तो केमिकल बॉन्डिंग जब चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, एमओटी जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे भी हम उसके इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को यूज़ करते हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा बेसिक, अभी ज़्यादा मैंने तो कुछ बताया नहीं, वहाँ पर जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसमें वेव को हम देखेंगे एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर किसी को कि सर पता नहीं बोल के निकल गए, तो थोड़ा सा बॉन्डिंग जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाएगा, बाकी फिजिक्स में तो डिटेल में है ही ऑप्टिक्स के अंदर। चलिए इसको कॉपी करें वीडियो पॉज करके। अब बात करते हैं हम, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन इज एप्लीकेबल, ठीक है। डी ब्रोगली wave equation is applicable for smaller particles like electron, proton, neutron, atoms and molecules which travel with very high velocity as they have very small or negligible mass। तो पहली बात तो अब ये डी ब्रोगली जो ऐसे हमने बोला था, ये तो किसी भी मैटर पे एग्जिस्ट तो करती है, ठीक है, किसी भी मैटर पे एग्जिस्ट तो करती है,
बट हमने बोला था जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा तो ये जो वेव नेचर है उन बड़े पार्टिकल्स का या बड़े बॉडी का, वो हमें क्या होता है, नेग्लिजिबल ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि मास बढ़ने से वेवलेंथ कम हो जाती है। तो कहाँ ऑब्जर्व होगी, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे जनरली ऑब्जर्व होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स वगैरह पे। ठीक है, तो वही लिखा है, de Broglie wave equation is applicable for smaller particles like electron, proton, neutron, atom, molecule which travel with very high velocity as they have very very small mass। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जिसका मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ी जाएगी। ठीक है, तो छोटी गाड़ी होती है, कॉम्पैक्ट गाड़ी होती है, जितना वेट कम होगा तो स्पीड से चलेगी। बड़े बड़े ट्रक उसमें वजन लाद दोगे तो वो वैसे भी नहीं चलेगा, नहीं तो मास बढ़ेगा तो स्पीड वैसे ही कम हो जाएगी। ठीक है, देन लिखा है डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बिगर ऑब्जेक्ट्स लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल एक्सेट्रा विच ट्रेवल विद वेरी लो वेलोसिटीज एंड दीज आर ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट इवन इफ दे ट्रेवल विथ हाई वेलोसिटीज ड्यू टू देयर हायर मास। ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से हम खेलते भी, यूज़ भी करते हैं उसको। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड से तो हम फेंक नहीं सकते, फिर भी हम फेंक भी दे बहुत स्पीड से या बहुत स्पीड प्रोवाइड भी कर दे, लेकिन उनका मास इतना ज़्यादा है कि वो वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि वेव लैम्डा और एम कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए तो कॉपी करें इसको। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फुटबॉल विच ट्रेवल विथ सेम 1/10th of velocity of light if the mass of electron is 9.11 into 10 to the power minus 28 gram while that of football is 0.1 kg। अब देखो यहां पर इसने एक बार फिर भी, चलो इसने मान लिया इस चीज को प्रूव करने के लिए कि उसने बोला एक तो क्या लिया, फुटबॉल लिया ना, हाँ एक फुटबॉल लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब बोला इलेक्ट्रॉन और फुटबॉल का मास इसने दे दिया, इलेक्ट्रॉन का तो मास हमें वैसे ही पता है फिर भी दे दिया, और फुटबॉल का ही मास दे दिया, दोनों का मास दे दिया, और फिर भी इसने बोल दिया कि दोनों सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। और वो कितनी है उसकी वेलोसिटी, ठीक है, तो सोच के अजीब लगेगा कि लाइट की वेलोसिटी का 1/10, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 10 तो 10⁷ हो जाएगा। इतनी स्पीड से फुटबॉल या बॉल को फेंकना या ट्रैवल कराना मुश्किल है। फिर भी प्रूव करने के लिए यहाँ पर ये एक अजम्पशन हमने इस तरीके से मान लिया प्रॉब्लम के अंदर। अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, कि उससे जो वेव मिलेगी, एक इलेक्ट्रॉन से वेव मिलेगी और एक फुटबॉल से वेव मिलेगी, दोनों में कितना डिफरेंस है वो हम यहाँ से प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से थोड़ा हेल्प हो जाए। तो अगर चाहो तो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है, ठीक है, 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम। मास ऑफ फुटबॉल भी दे रखा हमें 0.1 kg। चाहो तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर ले, ग्राम में कर ले, 1000 से मल्टीप्लाई करके तो 100 ग्राम आ जाएगा। तो दोनों के मास तो आ गए यहाँ पे। ठीक है, चलिए कॉपी करते चले साथ के साथ, वीडियो पॉज करके। देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मस्ट बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल। ये हमें दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता ही है, 3 × 10⁻10, अच्छा मीटर की जगह यहाँ सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, वैसे तो 8 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन इसमें यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसलिए 10⁻10 कर दिया। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज मत होना, 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, हम जनरली 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखते हैं। ठीक है, तो इसका 1/10 लिया तो 3 × 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। अब समझ सकते हो इतनी स्पीड फुटबॉल की पॉसिबल है, फिर भी चलो हमने मान लिया कि दोनों को कंपेयर करना है हमें, दोनों की वेवलेंथ को। ठीक है, तो कॉपी करें इसको। चलिए अब यहाँ पर दोनों चीज़ हमने कैलकुलेट कर ही लिए, तो हमें पता है लैम्डा इक्वल्स टू h/mv होगा। h तो क्या प्लांक कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू फिक्स है, 6.6 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम किस में लिया है, सेंटीमीटर, CGS में लिया है, तो CGS में इसमें यूनिट लिख दी है। देन यहाँ वैल्यू रखी है इसकी, h की रख दी, m की रख दी, और ये v की भी वैल्यू रखनी है ना इसमें। ठीक है, v की वैल्यू भी रख दी है। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो ये आ रहा है 0.24244 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 0.242 एंगस्ट्रॉम हो गया, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, कंपेयर करने के लिए। देन
इट इज सिग्निफिकेंट है कि हाँ मैं बोल सकता हूँ 0.2, 0.4 या 0.242 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो वो वेवलेंथ होती है, हमने देखा भी था, रेंज जो होती है एंगस्ट्रॉम के अंदर ही हम 10⁻⁻10 मीटर के अंदर ही हम क्या करते हैं उसको जो भी होता है विजिबल रेंज के भी आप देखोगे, ठीक है, 36 से 72 के बीच में, 100 के बीच में एंगस्ट्रॉम के अंदर ही दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करें, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना एक बार, कहीं गड़बड़ हो तो फिर चेक क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें फुटबॉल के लिए अगर सेम हम बात करें तो फॉर्मूला तो सेम ही है H/mv, तो यहाँ पर हमने लगा दिया, वापस इसकी वैल्यूज रख दिए, मास इसका 100 ग्राम था, ये हो गया वेलोसिटी h और सब हो गया। नहीं इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 10⁻⁻38 सेंटीमीटर। चलो एक बार के लिए हमने, चलो इसको कन्वर्ट भी कर लो एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर, और एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻30। देखो एंगस्ट्रॉन्ग तो खुद ऑलरेडी 10⁻10 होता है मीटर के रेस्पेक्ट में, और इसके आगे और 10⁻30 लग गया, तो मतलब कितनी छोटी वैल्यू हो गई, जो कि इनसिग्निफिकेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां पर लिखा है इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व, हैंस इट बिकम इनसिग्निफिकेंट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में था कि सर मास कितना ही बढ़ा लो क्या फर्क पड़ता है, एक बॉल का क्या ही मास होगा, फुटबॉल का क्या ही मास होगा, ठीक है। तो 100 ग्राम नहीं करोगे तो 1 ग्राम तो करोगे, 1 ग्राम की तो बॉल नहीं होती, 0.1 ग्राम तो करोगे, तो भी आप देख लेना कितना वेरिएशन आपको मिलेगा। तो वहां 0.24 समथिंग एंगस्ट्रॉन्ग आ रहा था, और यहाँ, ठीक है, जबकि ये समझ लो यहाँ पे भी डेसिमल नहीं लगाया अभी तो, है ना, यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगा तो ये वैल्यू और कहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बहुत इसकी वैल्यू छोटी है, इसलिए कैसे होते हैं, बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं, बड़े मासेस होते हैं रियल लाइफ के, उस पर एप्लीकेबल नहीं होती, वो वेवलेंथ इतनी छोटी आती है कि हमें नजर ही नहीं आएगी, ठीक है। मैं भी मूव कर रहा हूँ तो क्या मेरे साथ वेव एसोसिएट है, बिल्कुल है, लेकिन वो इतनी स्मॉल होगी कि वो ऑब्जर्व भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए कॉपी करें इसको, चलिए देन आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें प्रिंसिपल हमें देखना है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। अब हेजनबर्ग तो वो जो साइंटिस्ट था उसका नाम था, अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, यहाँ कोई एक चीज को लेके अनसर्टेनिटी है, मतलब कोई फिक्स चीज नहीं है, उसमें हमेशा हमें एक डाउट रह रहा है, ठीक है, हम उसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, वो अनसर्टेनिटी है, इसलिए उनके नाम के साथ ही वो अनसर्टेनिटी जोड़ दिया। चलिए देखते क्या अनसर्टेनिटी है। तो यहां लिखा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। तो मैटर जो होता है या फिर रेडिएशन, उनका जो डुअल बिहेवियर है, उसकी वजह से यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। और वो प्रिंसिपल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम, that is velocity of a fast moving particle like an electron। अगर कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करें, अब हम रियल लाइफ में बात कर ले, कोई कार मूव कर रही है या कोई इंसान दौड़ रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्टली किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और उसी टाइम पे एग्जैक्ट उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल की अगर मैं बोलाऊंगा, 100 मीटर का मेरे पास रनवे, 100 मीटर का रनवे, और वहां कोई किसी को हमने रनिंग करा दी, तो मैं बोल सकता हूं एग्जैक्ट 63.72589 मीटर पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये आप बता दो, यानी तो वो एग्जैक्ट बिल्कुल प्रिसाइज, ठीक है, 100% प्रिसाइज तो बताना पॉसिबल नहीं होता। उसी तरीके से यहाँ पे बात हो रही है किसकी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट आप जब पोजीशन कैलकुलेट करने जाओगे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, या एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने जाओगे तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। उसको इसने बोला, हेजनबर्ग ने बोला है उसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इसको नाम दिया गया हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब ऐसा नहीं एक एक करके तो पता कर सकते, लेकिन साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली इस पोजीशन पे जब वेलोसिटी और इस पोजीशन में एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्जैक्ट उसकी पोजीशन और एग्जैक्ट उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये हेजनबर्ग ने बोला है। और इसके लिए उसने एक रिलेशन दिया है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करें, फिर देखते हो क्या रिलेशन दिया है, उसको आपको याद रखना है। चलिए, तो मैथमेटिकली यहां उन्होंने बताया डेल्टा एक्स इंटू
डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहां पर है h/4 क्योंकि बोर का जो आपने जो पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू, वो क्या होता है, mvr इक्वल्स टू nh/2 होता है, सही है। तो यहां पर h/2 नहीं है, यहां पे 4 है, किसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है, तो बोर में h/2 है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल है, जबकि यहां पर किसके अंदर हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में h/4 है। ये डेल्टा बताता है चेंज, x का मतलब है पोजीशन, डेल्टा बताता है चेंज, p का मतलब है मोमेंटम, ठीक है। या फिर इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v, सॉरी यहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 मतलब ये तुम या तो इसके बराबर होगी अनसर्टेनिटी या इससे ज्यादा होगी, इससे कम तो नहीं होगी यानी। तो h/4 सब कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। h प्लांक कांस्टेंट है, पाई हमें पता ही है 3.16 है, 22/7, 4 हमें पता ही है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। उस न्यूमेरिक जो वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा ही इसमें क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी, या उसके बराबर आएगी, उससे कम नहीं आ सकती, मतलब कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी वैल्यू तो रहेगी। तो ये ठीक है, ये हैजनबर्ग का रिलेशन है, जिसने बोला चेंज इन, ये क्या बताता हमें, चेंज इन पोजीशन, ये चेंज इन मोमेंटम, या फिर मोमेंटम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, तो ये मास तो चेंज नहीं होगा मूव करने से, चेंज क्या होगी, वेलोसिटी, तो m इंटू डेल्टा वी भी लिखते, ठीक है। तो ये अगेन इसको याद रखना, न्यूमेरिकल के लिए हैजनबर्ग पे से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें ये यूज होगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स या तो मोमेंटम दे दिया तो ये फॉर्मूला लगा देना, मोमेंटम की जगह वेलोसिटी दिया तब ये यूज करना। अब इसमें देखना, तो पहले तो यहां पे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताता है, जो भी डेल्टा मतलब चेंज आ रहा है जो भी पोजीशन में, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बताता है, उसी तरीके से डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताता है, ठीक है। चलिए तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए अब यहीं से देख लेते हैं ना, अगर मैं बोल देखो इस रिलेशन को मैं ऐसे लिखूं, अगर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू मान लेते चलो, है ना, इक्वल्स टू इंटू एम लिख दिया मैंने, और h/4 लिख दिया, इंटू ये डेल्टा वी मैंने क्या करा, इधर नीचे ले गया, डेल्टा वी को इधर नीचे ले गया। अगर मैंने बोल दिया, अगर मैं मानता हूं कि अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में कोई है ही नहीं, एग्जैक्ट वेलोसिटी में अगर बता दूं, ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि जो वेलोसिटी है उसमें अनसर्टेनिटी 0 है, मतलब कोई अनसर्टेनिटी, कोई उसमें कोई मुझे डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, एग्जैक्ट मुझे पता लग गया, कोई चेंज नहीं नजर आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे डेल्टा वी 0 मान लिया, तो देखना यहाँ पे मैंने रखा 0, तो ये नीचे न्यूमरेटर में पूरा क्या बन जाएगा 0, तो 1/0 का मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी। अब मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वो तो क्या हो सकता है, इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जा रही है, इन्फिनिटी आ जा रही है। मतलब जो उसमें अगर मैंने बोल दिया, अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि वेलोसिटी के अंदर कोई अनसर्टेनिटी है नहीं, एग्जैक्ट वेलोसिटी मुझे पता है, तो अगर एग्जैक्ट जब वेलोसिटी आप पता कर लोगे तो उस समय जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, इतनी बड़ी। बिल्कुल इसका रिवर्स उल्टा। एंड अगर मैंने मान लिया यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 0, डेल्टा एक्स को नीचे ले जाओ, डेल्टा वी को वापस इधर ले जाओ, तो डेल्टा एक्स 0 रखने पे यहाँ पे फिर से 0 होगा, तो ये इन्फिनिटी आएगा, तो मास तो इन्फिनिटी हो नहीं सकता, तो क्या इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे, चेंज इन पोजीशन। आ रही बात समझ में? तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि एक वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड करो तो उसके साथ साइमल्टेनियसली दूसरी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। जितनी एक वैल्यू की एक पोजीशन या वेलोसिटी के बिल्कुल एग्जैक्ट के पास आप पहुंच रहे होंगे, दूसरी वैल्यू उतनी ही अपनी वैल्यू से दूर होती जाएगी, उसमें अनसर्टेनिटी उतनी बढ़ जाएगी। एक को जितना सर्टेन बनाओगे दूसरा उतना ही ज्यादा अनसर्टेन होता जाएगा। ये यहाँ पे सिंपल से इसका मतलब है, ठीक है। चलिए कॉपी करें इसको। चले अब देखते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है इससे रिलेटेड।
तो यही लिखा है, इफ द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दैट इज डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, then the velocity of the electron will be of large uncertainty that is delta v is large. मैंने बोला जैसे जैसे एक को सर्टेन बनाते जाओगे दूसरा अपने आप अनसर्टेन होता जाएगा. If the velocity of electron is known with high degree of accuracy that is delta v is very small, then the position of the electron will be of large uncertainty that is delta x large. उल्टा हो जाएगा, अगर डेल्टा v में जीरो लाओगे तो डेल्टा x बड़ा होता जाएगा. If one determine the position of the electron accurately, that is delta x equals to 0, then delta v or delta p reaches infinity, जो अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. Same, if one determine velocity accurately, that is delta v equals to 0, then delta x reaches infinity. Then last में लिखा, if position is determined accurately, then momentum become inaccurate, that is there is uncertainty its डिटर्मिनेशन. ठीक है, तो घूम फिरा के वही सारी बातें बोली गई है कि दोनों को एग्जैक्ट टाइम पे साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली सर्टेनली नहीं कैलकुलेट किए जाते. जैसे जैसे एक वैल्यू की सर्टेन पोजीशन सर्टेन वैल्यू के पास पहुंचते जाएंगे, ठीक है, दूसरी वैल्यू अपने आप उतनी ज़्यादा अनसर्टेन उतनी दूर होती जाएगी. ठीक है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है. तो एक तो इसका फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ध्यान रखना 2 पाई नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता है. या फिर डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, जो कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है. मोमेंटम में मास तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी तो चेंज होगी, तो एम डेल्टा वी लिखना, डेल्टा एम इंटू वी मत लिख देना. ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कर और कॉपी कर इसको. ठीक है, तो आज के लेक्चर में अल्टीमेटली हमने दो इंपॉर्टेंट है ना, थ्योरेटिकली है फॉर्मूला एक ही इनका है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी और 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये हमने डी ब्रोगली से बात करा. और दूसरा यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई. तो फॉर्मूले एक है मतलब, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्चुअली थोड़े से इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान रखना. चलिए ओके, थैंक यू क्लास.